फिर यह आज़ादी तो झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज होते तो कितना उदास होते। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे राजनेताओं ने क्या फैसला किया इस भूमि के लिए? लूटा खसोटा, खून चूसा, खून ही नहीं चूसा। क्या करने जो के तरह हम लोग बहुत ही ऐतिहासिक धरती पे जा रहे हैं। और कौन सा जगह जा रहे हैं भैया? रेणु ग्राम और हिंगना। साथ में मुखिया जी हैं, बबलू हैं, सर हैं और हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर अखिलेश सर हैं। और क्या भैया फिर से आप लोग को दर्शन देंगे यहाँ पे। ये रेणु द्वार कोई खास द्वार नहीं है। आज हम जहाँ पहुँचे हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे भारत के हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कहानीकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो जन्मस्थली हैं, जो औराही हिंगना के इस रेणु ग्राम में हम लोग का आगमन है। उनके सम्मान में उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना हुआ है। रे भैया गांठ बांध ले अब की चुनाव में, वोट देना नाव में, चावल दीजिए पाँव भर, वोट दीजिए नाव पर, कह दो गांव गांव में अब की चुनाव में वोट देंगे नाव में। रेणु जी की कुछ प्रसिद्ध लाइनें। रेणु जी एकाएक सुर्खियों में आते हैं तब जब उन्होंने 1954 में गोदान के बाद से हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान रचना मैला आंचल की रचना की। इसके साथ साथ मैला आंचल जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि और ग्रामीण नायकों को समेटते हुए भारत के यथार्थ समाज और गांवों की जो विषम परिस्थिति और स्थिति है, जिसमें से राजनीतिक, समाज नीति और देश की जो हालात हैं, उसे जोड़ते हुए यह रचना रातों रात इतनी लोकप्रिय हो गई कि पूरे भारत में फणीश्वरनाथ रेणु जी एक बड़े साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गए। रेणु जी यही नहीं रुकते, उन्होंने उसके बाद से भी अनेकों उपन्यास की रचना की, जिसमें पढ़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा इत्यादि आते हैं। उपन्यास के साथ साथ रेणु जी कहानी के भी एक कथा सम्राट माने जाते हैं और इनकी कथाएं, जिसमें ठुमरी, अदीम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, अग्निखोर, एक महत्वपूर्ण और बेजोड़ और बेहतर उम्मीद के साथ इनकी कहानी आती है। इनकी कहानी तीसरी कसम, जो तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, जिस पर फिल्म भी बनी और साहित्य अकादमी भी प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ हम उनके अनेकों ऐसे कहानी हैं जो ग्रामीण पात्र, ग्रामीण प्रतिनिधि, नायक और गीत संगीत की एक बेहतर उम्मीद, ऐसी कहानियों में जो देश के किसी अन्य साहित्यकारों के कहानियों में नहीं मिलती। हम सिर्फ इनको साहित्य के नज़र से नहीं देख सकते हैं, इन्होंने क्रांतिकारी और समाज के साथ साथ अनेकों चुनाव और देश की जो समाज स्थिति रही, नेपाल की जो सामाजिक स्थिति रही, सामाजिक क्रांति और भारत की जेजेपी आंदोलन, जिनके नेतृत्व में 1974-72 की क्रांति हुई, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इसके साथ साथ उस पर ऋण जल धन जल रिपोर्टाज, जो सुखाड़ और बाढ़ पर केंद्रित हैं, लिखा। नेपाली क्रांति में इन्होंने कोइराला परिवार के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस भूमिका के साथ इन्होंने नेपाली क्रांति गाथा रिपोर्टाज भी लिखा। ये रास्ता इतना लंबा होना चाहिए कि 2-2, 3-3 गाड़ी निकल जाता। लंबा नहीं, तुम आसपास के माहौल और आसपास के उन रूखे हुए चेहरों को देखो। चेहरे क्या सवाल करते हैं। क्या इसीलिए आज़ादी मिली थी? क्या इसीलिए हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी? देखिए कैसे रहता है वही लोग, कैसे रहता है वही लोग, किस तरह से। मैंने नहीं सपना सोचा था। फिर यह आज़ादी तो झूठी है, देश की जनता भूखी है। मैला आंचल में कहते हैं रेणु जी, देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। 1954 में आ गई थी ना, दूर नहीं था। पूछ लेते हैं रेणु जी के गांव गए थे। रेणु जी के गांव उल्टा रास्ता आ गया। उल्टा रास्ता आ गया, उधर से आना चाहिए था। नहीं इसी से आता है, वो लगता है समय 1 किलोमीटर। तो उनसे पूछा गया कि आप मैला आंचल में कहाँ पर हैं, तो बोलते हैं कि मैं मैला आंचल में उस बाजार में हूँ जहाँ देश के आज़ादी के
जश्न में नारे लग रहे हैं और इसमें लग रहा है कि देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। आज 70 वर्षों बाद भी 1954 में लिखा गया वो उपन्यास, वो कथा आज भी 100% प्रासंगिक है इस अररिया की, इस औराही हिंगना के भूमि पर। जब हम इस अररिया के धरती पे महान हस्ती रेणु जी के घर जा रहे थे तो आज भी वही दृश्य दिखा जो उन समय में वो अपने लेखनी में जो दर्द बयां किए थे। और आज इतने दिनों बाद, आज़ादी के इतने दिन बाद भी कुछ खास अंतरे नहीं दिखे। आज भी लोग उसी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उसी बदहाली में रह रहे हैं। किसी को खाने को भोजन नहीं है तो किसी को पहनने के कपड़े तक नहीं है। ये भाग्य नहीं दुर्भाग्य है। इनकी कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि पूरे साहित्य जगत में एक नए जीवंतता और एक नए किरण के साथ उद्भूत होती हैं, जिसमें से मारे गए गुलफाम, अदीम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तब एकला चलो, ठेस, समदिया इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं जिस महान रचना की जन्मस्थली और कर्मस्थली रेणुग्राम में। प्रणाम। चलिए उनके बेटे से कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि रेणु जी पर मेरे PhD हो, उनके साहित्य के ऊपर क्या अलग दृष्टि से थोड़ा समझने का प्रयास करूँ, तो इस सिलसिले में यहाँ मिल आना है। आधे घंटे से वही चर्चा कर रहे थे कि आज भी कालीचरण वही है, कमला मीरा की वही धरती, बिल्कुल घर वही बस्ती, सब जगह वही मुझे नज़र आ रहे हैं। 70 सालों में वही परिस्थिति और वही स्थिति आज भी है। रेणु के जितने पात्र हैं, पंचायत लेवल से शुरू कीजिए, वार्ड मेंबर से लेके MP तक सब बन गया है। जनता को छोड़ दिया, सब बन गया है। बस यही है सच्चाई। 70 वर्षों तक ये प्रक्रम जारी ही है, आगे अभी जारी ही चल रहा है। एक बार तो आप भी विधायक बने हैं ना? एक बार आप भी विधायक बने हैं। हाँ। तो भरहर वाले को तो पता नहीं होगा, नहीं मालूम है ना? नहीं, हम विधायक बने। हाँ। लेकिन जितना मरीन बस्ती था बथराहा में, वहाँ बथनाहा साइड में भी कई सड़क है, ट्रांसफार्मर है, कई सड़क है। ये 125 ट्रांसफार्मर हम अनुशंसा किए, इसमें आधा आधी कर दिया, आधा हिंदू आधा मुसलमान। फिर आपको जोगबनी में करीब करीब वो जो टिकुलिया बस्ती सब है, सब जगह का सड़क खत्म था। टिकुलिया रेलवे लाइन से पश्चिम वो सब जगह रोड बनाए। 2010 से 2015 रहे थे। और भी अलग भी था ये फॉरेस्ट बथनाहा जोगबनी से फॉरेस्ट विधानसभा आता है। बथनाहा से पश्चिम थोड़ा ही दूर पे नरपतगंज। अभी हम उस पवित्र और ऐतिहासिक कमरे में जा रहे हैं जहाँ पे रेणु साहब बैठ के महिला आंचल जैसे अनेकों उपन्यास लिखे, अनेकों इतिहास लिखे। आप देख सकते हैं ये वही झोपड़ी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं।
रेणु जी के अंदाज में, रे भैया हाथ उठा ले अब की बार, अब वीडियो अच्छा लगल हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे अब की बार। तो भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही तमाम नए चीज़ों को जानने और घूमने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।